कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में आज। फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इट इज सब्सिक्वेंटली if subsequently in 2012 the cost of material labor and overheads increased by 20%, 30%, 10% respectively, calculate the cost of manufacturing in 2012। क्या था क्वेश्चन नंबर 25 में? हमने देखा था कि यहाँ पे कॉर्डलेस फोन बनाया जा रहा था 900 रुपए की, जिसकी प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, और उसके तीन पोर्शंस थे जिसके ऊपर आप तीन पार्ट्स के अंदर पैसा खर्च कर रहे थे। उसकी कॉस्टिंग का 3:4:2, जो कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के ऊपर खर्च किया जा रहा था। देन यू वर टोल्ड कि 20% ऑफ लेबर के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको आपने ऐड किया है टू मार्कअप द प्राइस। समझ गए बात को? तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर ये खर्चा देखा आपने कितना कितना है, 3:4:2 के रेशियो के अंदर था। तो इंडिविजुअली मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, मटेरियल का खर्चा बन के आ गया 3:4:2 के हिसाब से 300 रुपए का। लेबर का खर्चा बन के आ जाएगा 400 रुपीज का, और ओवरहेड का खर्चा बन के आ गया था हमारा 200 रुपीज का। देन इंक्रीज बाय 20, 30 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो नई वैल्यू बन जाएगी इस पर 20% का इंक्रीज, यानी कि 60 ऐड करोगे, नया मटेरियल कॉस्ट बन के आ जाता है 360। इसके ऊपर 30% का इंक्रीज विच मीन्स 120 रुपीज, नया लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 520, और ओवरहेड्स के ऊपर 10% का खर्चा यानी कि 20 रुपए और खर्च करते हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 220। तो ये मेरी नई कॉस्टिंग बन के आ गई। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन 2012। इनको तीनों को ऐड कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है, यानी कि 900 रुपए तो पुराने वाले थे ही, और उसके अलावा ये 60 और 120, 180, 180 और 20, 200 आपने ऐड कर दिया, तो न्यू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन के आ गई। पुरानी वाली 900 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 1100। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। What should be the new mark price if the criteria for the profit is to remain the same as in question number 25? क्वेश्चन नंबर 25 की शर्त क्या थी कि आप जो लेबर का हिस्सा है उसके ऊपर 20% का मार्कअप करोगे, लेबर के पोर्शन के ऊपर 20% का मार्कअप करोगे। तो 20% ऑफ 520 विल बी इक्वल टू 10% हो जाएगा 52। तो 20% हो गया उसका डबल, यानी कि 104, विच मीन्स 1100 के तरह 104 ऐड करोगे तो 1204, 1204, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। By selling a casserole for rupees 960, a man incurs a loss of 4%। इसको पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि ये कितने का, 1000 रुपए की इसकी कॉस्टिंग थी, राइट? क्योंकि 0.96 से डिवाइड करोगे 960 को तो 1000 रुपए आता है, तो दैट इज योर कॉस्टिंग। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैसरोल टू गेन 16%? 1000 रुपए के ऊपर 16% कमाना, यानी 160 रुपीज आपको कमाने, विच मीन 1000 रुपए प्लस 160 रुपीज विल गिव यू 1160 रुपीज के अंदर बेचोगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man sells 5 articles for rupees 15 and makes a profit of 20%। तो 20% इसमें प्रॉफिट शामिल है। 1.20 ऑफ 1.20 ऑफ योर कॉस्ट इज इक्वल टू 15 रुपीज, यानी कि कॉस्टिंग की वैल्यू बन के आ जाएगी 15 अपॉन 120 इंटू 100। 15 15 15 15 12 नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, 15 एट्स इज इक्वल टू 120, और उसके अलावा 8 का इनवर्स फ्रैक्शन बन के आ जाएगा 12.5। तो मेरी कॉस्टिंग बन के आती है 12.5। कितने आर्टिकल्स की? 5 आर्टिकल्स की कॉस्टिंग बन के आई है 12.5। 5 की कॉस्टिंग बन के आई है 12.5, तो एक की कॉस्टिंग बन के आ जाएगी कितनी? 2.5 रुपीज की। 2.5 रुपए का एक यूनिट यहाँ पे कॉस्ट कर रहा था। अगली बात आपसे कही जा रही है, फाइंड हिज गेन और लॉस इफ ही सेल्स 8 सच आर्टिकल्स फॉर रुपीज 18.40। तो अपना काम क्या है कि हम पर यूनिट के ऊपर ही काम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जहां पे भी अलग अलग यूनिट खरीदी बेची जा रही होंगी, आप पर यूनिट के ऊपर काम करोगे। तो अगर 8 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 18.40, तो 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस बन के, सेलिंग प्राइस बन के आ जाएगी 18.40 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 8 2 16, 8 3 24। तो 2 रुपए 30 पैसे के अंदर आप बेच रहे हो। 2.5 रुपए की आपकी खरीद थी, आपकी कॉस्टिंग थी 2.5 रुपए की, आप बेच रहे हो पर यूनिट को 2.30 रुपीज के अंदर।
विच मीन्स 20 पैसा का यहाँ पे आप लॉस इनकर कर रहे हो। कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करोगे परसेंट को यानी कि 2.5 इंटू 100, ये वैल्यू बन के आ जाती है हमके पास में 20/2.5, डेसिमल हटने के बाद में 20/2.5 यानी कि 25/8। और ये 8% क्या है, 8% का लॉस है, याद रखना, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस इज लेस देन योर कॉस्ट प्राइस, तो 8% का लॉस है। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The cost price of 50 mangoes is equal to the selling price of 40 mangoes. Find the profit percentage. बताइए। ऐसे क्वेश्चन को अपन ने क्या देखा था, क्या करना है। पहली चीज तो इसके अंदर हमेशा अपने को देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि 50 यूनिट्स को खरीदने के ऊपर तुमने जो पैसे खर्च किए थे वो तुम्हें वसूल हो गए 40 यूनिट्स को बेच के ही, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसकी जगह लेट्स से दे रखा होता 60 यूनिट्स, तो हम कहते हैं 50 यूनिट्स को खरीदने पे जो पैसे खर्च किए थे उसे रिकवर करने के लिए 60 यूनिट्स बेचना पड़ा, यानी कि उस कंडीशन के अंदर लॉस हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट है। अब क्या बताया था यहाँ पे, क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 50 और 40 का एलसीएम को प्राइस ले लोगे कि कितने पैसे खर्च किए हैं, तो 50 और 40 का एलसीएम बन गया था 200 रुपीज का। हमने कहा कि लेट से 200 रुपए का यहाँ पे खर्चा किया हमने, तो 200 रुपए का खर्चा करने का मतलब कि पहले बात करते हो कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 को ले लिया आपने कुल मिला के लेट से 200, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 200 बाय 50, दैट इज इक्वल टू 4 रुपीज की कॉस्टिंग बन के आ जाती है। इसी तरह से आपने ले लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 40 मैंगोज को भी 200 के बराबर का सेम पैसे, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 40 विच इज अगेन इक्वल टू 5 रुपीज। तो तुमने 4 रुपए की खरीद करी, 5 रुपए में बेचा, प्रॉफिट हो जाता है 1/4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25%। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स से कि मेरे दिमाग में एलसीएम नहीं आता एलसीएम, तो क्या कर सकते थे, आप कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40। लेट्स से दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू एक्स। 50 की कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एक की कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू एक्स बाय 50। 40 की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक की सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू एक्स बाय 40। और प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सीधे सिंपल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देना है, लेकिन वो सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस को किया आपने एक्स बाय 40, ये हो गया एक्स बाय 50, डिवाइड करने के ऊपर रह जाएगा 50/40, दैट इज इक्वल टू 1.25, विच मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट is 1.25 of cost price of 1 unit, which means it is 25% more. That is B will be marked as the answer. Profit percentage is equal to 25%. कोई डाउट हो तो बोलो। Next question, question number 31. A owns a house worth rupees 10,000. He sells it to B at a profit of 15%. After some time, B sells it back to A at 15% loss. Find A's loss or gain परसेंटेज। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज 10,000 रुपए का प्रोडक्ट था और बेचा कितने के अंदर, 15% मुनाफा कमाने के बाद में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 10,000। पहली चीज अपन 10,000 रुपए की इसकी कॉस्टिंग, जब बोला गया कि इसकी वर्थ 10,000 रुपए की है, आपने उसको बेचा 15% प्रॉफिट के अंदर, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी विल बिकम इक्वल टू, इसको 15% जोड़ोगे तो 1,500 रुपए हो गया, दैट इज इक्वल टू 11,500 रुपए के अंदर बी ने इसको खरीदा था। नाउ बी सेल्स इट बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि अब ए की कॉस्टिंग कितनी हो गई, दैट विल बी इक्वल टू 15% लेस देन दिस, या आप कह सकते हो 85% ऑफ 11500। तो ये वैल्यू बन जाती है 85 इंटू 115, दैट इज इक्वल टू, ए ने इसको फिर से खरीदा कितने में, 9775 रुपीज के अंदर इसने वापस खरीदा है। तो अब अपने को देखना है कि इसने प्रॉफिट कितना कमाया है यहाँ पे, ए का प्रॉफिट। फाइंड एज लॉस और गेन परसेंट। ऑब्वियसली इसने यहाँ पे गेन किया, और गेन कितना किया कि अगर मैं इसकी कॉस्टिंग निकालूं, ओवरऑल इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग निकालूं, तो इसने क्या किया, आप ऐसे देखोगे इसने कुल मिला के पैसे कितने कमाए हैं, 1,500 रुपए तो देखो इसने यहाँ पे कमाए थे,
ठीक है, पहली चीज 10,000 रुपए की चीज को यहाँ पे बेचा था तो 1,500 रुपए तो इसने ये वाले कमा दी। उसके अलावा इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे भी 1,500 तो ये, और 10,000, इसको इसकी कॉस्टिंग केस में माइनस करें, 10,000 में माइनस करी जाए, 10,000 में माइनस करी जाए, या सिंपल अपने पास के अंदर देख लो। एक बार देखना अपन पहले कि यहाँ से कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है, कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है 9,775, और एक कमा कितने चुका है 1,500 रुपए कुल मिला के इसने यहाँ पे कमाए थे। और उसके अलावा यहाँ पे भी उसने सस्ते में खरीदा ना इसका प्रोडक्ट को, तो इसको भी तो कंसिडरेशन के अंदर लोगे, तो 225 तो ये हो गए, और उसके अलावा 1,500 ये, यानी कि 1,500 और 225 कुल मिला के 1,725 इसने दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कमाए थे, और 1,500 पहले वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कमाए थे। ठीक है, इसके लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई है 9,775 रुपीज की। तो अपने को नहीं पता ये किसके ऊपर पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, बट अपन तब भी एक बार कैलकुलेट करते हैं कि अगर 725 को मैं 9,775 की परसेंटेज के तौर पे कैलकुलेट करता हूं, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1,725 डिवाइडेड बाय 9,775 की परसेंटेज निकालते हो, तो दिस इज इक्वल टू 17.64%। अगर मैं किसके बेसिस के ऊपर देख रहा हूं, केवल कि कुल मिला के सेकंड ट्रांजेक्शन में कुल मिला के कितने कमाए हैं केवल, ठीक है, कि 9,775 रुपए में तो इसकी खरीद है, ऑल दो दिस खरीद इस बाद में, देन बेचान, समझे बात को। तो पहले 1,500 रुपए, कौन कौन सा डिफरेंस देख रहे हो आप, खाली 9,775 से और 11,500 रुपए का डिफरेंस देख रहे हो खाली, समझ गए। तो दैट इज इक्वल टू 725, और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 9,775 के ऊपर। फिर भी अगर मैं इसके ओवरऑल देखना चाहूं कि इसने कुल मिला के कितने पैसे परसेंटेज कमाए होंगे, तो एक तो 1,725 इसने ये वाले कमाए थे, उसके अलावा इसने 1,500 रुपए इस कंडीशन के अंदर भी कमाए थे। ये पैसा कुल मिला के कितना हो जाता है 5,2,7,5,12, दिस इज इक्वल टू 3,225। तो अगर मैं 3,225 की परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, परसेंटेज अभी भी किसकी बेसिस पे 9,775 के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करी जाएगी, याद रखना, ठीक है। उसका रीजन कि उसकी उसके घर में कितनी पड़ रही चीज 9,775 रुपए की, और कुल मिला के वो अभी तक 3,225 रुपए कमा चुका है। ये हो जाता है 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 33.33%। बट 33.33% इसके अंदर पूछा नहीं गया, इसका मतलब इसको मतलब किससे गाली, इस वाले प्रॉफिट से मतलब है, तो 17.64%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अपने पास में फाइनली क्या चीज पड़ गई कि हमारी खरीद कितने की थी 9,775 रुपए की, और हमने किसी कमोडिटी को बेचा कितने का 11,500 रुपए का। अब यहाँ पे होप उल्टा रहा है कि पहले बेच दिया बाद में खरीदा, लेकिन कुल मिला के हमारी जो बेच बेच के हमारे पास पैसे आए थे वो आए थे 11,500, और खरीदने के ऊपर हमने खर्च किए थे उसको 9,775 रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 1,725 रुपीज, जो कि मेरा प्रॉफिट हो जाता है। और मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इसको बेस लेके चलूंगा, तो 1,725 एज अ बेस ओवर अ बेस ऑफ 9,775 की परसेंटेज जब अपन ने निकाली तो पता चला 17.64% हमारा आंसर बन के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, अ शॉपकीपर बॉट लॉक्स at the rate of 8 locks for rupees 34 and sold them at the rate of 12 locks for 57. Calculate his gain percentage. कर सॉल्व बताओ। बेसिक क्या सिखाया हुआ है मैंने, मल्टीपल यूनिट्स की जहां पे भी खरीद फरोख्त होगी आप पर यूनिट के ऊपर काम करोगे। 8 लॉक्स इसने परचेज किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 इज गिवन टू बी इक्वल टू 34, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 34/8। इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 is given to be equal to 57, so selling price of 1 will be equal to 57/12। यानी कि अब आपने को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्या सिखाया हुआ है, सिंपल यहाँ पे दोनों के बीच का रेशियो ले लोगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सो 57/12 को डिवाइड कर दिया आपने 34/8 से, दिस इज इक्वल टू 57/12 इंटू 8/34। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3
9s are 3 19s are 57. फर्दर क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 2 17s. ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 19/17. 19/17 का मतलब हो जाता है दिस इज इक्वल टू 1.176. 19/17 का मतलब हो जाएगा 1.1176. 1.1176. समझ गए क्या बात को? इसका मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.1176 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन यूनिट, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाता है 11.76%. एक बार ही देखते हैं इसको, अपने को 11.66% दे रखा था, क्या हमने कोई गलती करी है? 34/8 ये हमारे को एक की कॉस्टिंग आ गई. उसके अलावा दिस इज इक्वल टू 57/12. 12 की दे रखी थी ना, 12 लॉक्स सेल किए हैं, 57/12. So this is equal to 57/12 and 8/34. बिल्कुल ठीक है. तो 11.76%, ये 0.76 होगा. ये 11.76% का प्रॉफिट हो रहा है. ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. मेन चीज याद क्या रखनी है यहाँ पे, हमेशा बार बार बोल रहा हूं, पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, दोनों के बीच का रेशियो, दैट विल गिव यू योर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Anil bought an article for rupees 200 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in profit percentage if it was sold for rupees 230? 230 रुपए में बेचा, खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 230 रुपए की, 10% का प्रॉफिट अपने दे रखा है. व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज? पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 10% की. अगर 230 रुपए के अंदर बेचता तो प्रॉफिट परसेंटेज सिंपल सी बात है कितनी हो जाती? 30/200 इंटू 100. बिना लिखे कैलकुलेट करना आना चाहिए. 15% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे. तो इंक्रीज कितना हुआ? 10% से 15% के ऊपर पहुंचे तो 5% का इंक्रीज हो गया प्रॉफिट के अंदर. ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर. इसी की जगह अगर हमसे कहीं ये पूछ लिया जाता, क्या पूछा जाता? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? फिर आपका इंक्रीज कितने का आया? 5 का इंक्रीज आया. परसेंटेज इंक्रीज पूछना, यानी कि इनिशियल वैल्यू के टर्म्स के अंदर देखोगे, उस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज बोलते हैं हम लोग 50% का, कि प्रॉफिट में परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 50%. बट यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कितने से बड़ी है, तो 10% से 15% के ऊपर पहुंच गई, बोले तो 5% का यहाँ पे नेट इंक्रीज आया प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर. Next question, question number 34. A makes an article for rupees 120 and sells it to B at a profit of 25%. B sells it to C, who sells it for rupees 198, making a profit of 10%. What profit percent did B make? बनाइए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा. सबसे पहले ए की कॉस्टिंग देखी हमने. ए की कॉस्टिंग दे रखी है, ए की कॉस्टिंग इज इक्वल टू 120 रुपीज. ए बेच रहा है इसको बी को, तो बी की कॉस्टिंग कितनी बन जाएगी? 25% प्रॉफिट के ऊपर ए बेच रहा था, यानी कि 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 30. 150 रुपए में बेच रहा है ये बी को. बी की कॉस्टिंग इज 150. अब बी ने सी को कितने में बेची अपने को नहीं पता, लेकिन सी के बारे में क्या बोला गया है कि सी ने इसको जब बेचा तो 10% का प्रॉफिट कमा के बेचा 198 रुपीज में. ऐसे क्वेश्चंस हम लोग खूब सारे सॉल्व कर चुके. तो सी की कॉस्टिंग कितनी बन के आ जाती है? सी की कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू 198 में बेचा था सी ने, विच इंक्लूडेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि सी की कॉस्टिंग विल बी 198 अपॉन 1.10, दैट इज इक्वल टू 180 रुपीज की सी की कॉस्टिंग बन के आ जाती है. आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी का प्रॉफिट बताइए. बी ने 150 रुपए में खरीदा था, 180 रुपए में बेचा था, ही सोल्ड इट फॉर 180 रुपीज. प्रॉफिट का परसेंटेज विल बी इक्वल टू 30 रुपीज का प्रॉफिट. यहाँ पे 30 रुपीज का प्रॉफिट ओवर अ बेस ऑफ 150 into 100, that is equal to 20%. Option number B will be marked as the answer. Next question, question number 35. A reduction of 10% in the price of sugar enables a housewife to buy 6.2 kg more for rupees 279. Find the reduced
प्राइस पर किलोग्राम, बताइए सॉल्व। हाउस वाइफ के पास में कितने पैसे थे? 279। पहले हमने कहा लेट्स से पर केजी की कॉस्टिंग इज इक्वल टू एक्स, तो पहले की जो क्वांटिटी खरीद पा रहे थे वो थी 279 डिवाइडेड बाय एक्स। फिर प्राइस रिड्यूस हो जाती है कितने से? 10% से। तो नई क्वांटिटी कितनी खरीद पाओगे? अभी भी पैसे तो उतने के उतने हैं, लेकिन अब आपकी प्राइस 10% कम है पहले वाले से। 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर, सो प्राइस कितनी है? 0.90 ऑफ एक्स। हमें कह रखा है कि दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 6.2 kg, दैट इज Q2 माइनस Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 6.2 kg के बराबर की। दैट इज इक्वेशन बना दी 279 अपॉन 0.90 ऑफ एक्स माइनस 279 अपॉन एक्स के बीच का डिफरेंस इज गिवन टू बी इक्वल टू 6.2 kg। डेसिमल हटाया, 100 ऊपर लेके गए, जीरो से जीरो को कैंसिल किया, 9 3 27, 9 1 9, यानी कि एलसीएम लेने की अलग से जरूरत नहीं है। 310 माइनस 279 होल डिवाइडेड बाय एक्स इज गिवन टू बी इक्वल टू 62 kg। ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 279 से 300 के ऊपर जाते हैं 21, 21 और 10 यानी कुल मिला के 31। ये 6.2 था, याद रखना। 31 बाय एक्स इज इक्वल टू 6.2, यानी कि x की वैल्यू बन के आ जाएगी 31 अपॉन 6.2, दैट इज इक्वल टू 5। तो पुरानी वाली प्राइस थी कितनी? 5 रुपीज की, लेकिन तुमसे क्या पूछा है? रिड्यूस्ड प्राइस पूछिए। रिड्यूस प्राइस इज व्हाट? 90% ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 4.5 रुपीज। जल्दबाजी के अंदर आंसर गलत मत बात करना। 4.5 ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ना कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करके आएंगे, वो गलती अपने को नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। A man buys 50 kg of oil at rupees 10 per kilogram and another 40 kg of oil at rupees 12 per kilogram and mixes them. He sells the mixture at the rate of rupees 11 per kilogram. What will be his gain percent if he is able to sell the whole lot? अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ये सेकंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर हैं और हम लोग इसके पहले डिफिकल्टी लेवल सॉल्व करके आ चुके हैं, अगर हमने एलिगेशंस नहीं पढ़ा हुआ होता तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करते हैं कि कुल मिला के टोटल मनी स्पेंट अपॉन टोटल क्वांटिटी बॉट, दैट विल गिव अस द कॉस्टिंग। बट क्योंकि हमने एलिगेशंस पढ़ा हुआ है तो इसको हम लोग फास्टर मेथड हमारे लिए एलिगेशन का बन के आता है। क्या बन के आता है एलिगेशन का मेथड? कि एक की प्राइस दे रखी है आपको 10 रुपीज की, दूसरे की प्राइस आपको दे रखी है 12 रुपीज की, यहाँ पे क्वांटिटी थी 50 केजी की, यहाँ पे क्वांटिटी थी 40 केजी की, यानी कि 5:4 के रेशियो के अंदर आपने इनको खरीदा है, विच मीन्स 4:5 के रेशियो के अंदर इस डिफरेंस को आप ब्रेक कर लोगे। 4:5 के रेशियो के अंदर इस डिस्टेंस को ब्रेक कर लोगे, विच मीन्स मेरी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है? ये वाला गैप पता कर लेते हैं जरा, ये वाला गैप कितने का आया? दिस इज इक्वल टू दिस विल बी इक्वल, ये 4:5 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो 4/9 ऑफ ऑफ गैप कितना है? 2 का गैप है, दैट इज इक्वल टू 8/9। समझे क्या बात को? तो मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 10 में 8/9 ऐड कर दोगे, 10 प्लस 8/9 दैट इज इक्वल टू 98/9। ये क्या है? हमारी कॉस्टिंग है। 98/9 मेरी कॉस्टिंग है। अभी क्या बोल रहा है आपको? ही सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 11 पर किलोग्राम। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। 11 रुपए में बेचा है, कॉस्टिंग थी 98/9 की, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 11 माइनस 98/9 अपॉन 98/9 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 99 माइनस 98, दैट इज 1/9 होल अपॉन 98/9 इंटू 100। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 100/98%। दे रखा है क्या अपने को ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। अगर अपन इसको फंडामेंटल मेथड से करते हैं, कैसे? कि टोटल मनी स्पेंट अपॉन टोटल क्वांटिटी बॉट, दैट विल गिव अस द एवरेज प्राइस। तो कॉस्टिंग कितनी बन के आ जाती है हमारी? टोटल मनी स्पेंड कैसे पता लगाओगे? 50 केजी खरीदा एट द रेट ऑफ 10 प्लस 40 केजी खरीदा एट द रेट ऑफ 12 होल डिवाइडेड बाय
टोटल क्वांटिटी बॉट इज इक्वल टू 50 kg यहाँ पे, 40 kg यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी बॉट इज इक्वल टू 90. सो दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 4 12 480 होल अपॉन 90, that is equal to 980 upon 90, that is equal to 98 by 9. ये मेरी कॉस्टिंग आ गई अगेन, पहले भी यही निकाली थी कॉस्टिंग अपन ने. तो 98 by 9 अगेन प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वही 11 माइनस 98 by 9 into 100 करोगे. ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. If the cost price of 30 articles is equal to the selling price of 20 articles, find the profit percentage. कर लिया ऐसे क्वेश्चन हमने. अब 30 और 20 का एलसीएम ले लिया. लेट्स से 60 रुपीज आपने टोटल खर्च किए थे, तो आप कह रहे हो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कुल मिला के 60 रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी इक्वल टू 60 बाय 30, दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज, एंड selling price of one article will be equal to 60 by 20, that is equal to 3 rupees. अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पता लगाना है. 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहे हो, 1/2 into 100, that will give you 50% का प्रॉफिट. ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. A shopkeeper sells sugar in such a way that the selling price of 950 grams is the same as cost price of 150 kilogram of 1 kilogram. 950 grams है ऊपर, नीचे 1 किलोग्राम है. फाइंड हिज गेन परसेंटेज. बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन ये भी. आपने कहा कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम बोला है, तो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम्स इज इक्वल टू लेट्स से x. So cost price of 1 gram is equal to x upon 1000. Selling price of 1 gram is equal to x upon 950. आपसे क्या पूछा गया, गेन परसेंटेज पूछा गया. गेन परसेंट के लिए या तो सीधे रेशियो निकाल लो, बट यहाँ पे थोड़े से अजीबोगरीब फिगर्स हैं, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर काम करेंगे. प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू x बाय 950 माइनस x by 1000 whole upon costing is equal to x upon 1000 into 100. This is equal to 1000x minus 950x whole upon, this will be equal to 95. एक जीरो इसके पास में था, इसके पास में टोटल 3 जीरोस थे, तो 2 जीरोस और दे देते. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या चल रहा था, x अपॉन 1000. ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो जाता है. आपकी वैल्यू बन के आ जाती है 1000 माइनस 950 विल बी इक्वल टू 50x अपॉन 95x. और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इंटू 100 चल रहा है यहाँ पे साथ में, याद रखना. इंटू 100 ऑलरेडी चल रहा है. सो दिस इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाता है. 5 19s, 5 20s, this is equal to 100 by 19%. क्या दे रखा है आपने को यहाँ पे 100 by 19? नहीं दे रखा. इसका मतलब इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे. 100 by 19 को सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया अपन ने 19 को. 19 5s are 95, ये हो जाता है 5. तो दिस इज इक्वल टू 5 by 19%. 5 by 19%. Option number C will be marked as the answer to this question. Next question, question number 39. Clear एकदम ये. Next question, question number 39. A dealer buys eggs at rupees 36 per gross. Gross का मतलब क्या होता है, gross is equal to 12 dozen. 12 dozen यानी कि कुल मिला के 144 यूनिट्स हो गई. तो 36 per gross. He sells eggs at a profit of 12.5% on the cost price. What is the selling price per egg approximately? बताइए आंसर क्या होगा. कॉस्टिंग हमारी बन जाती है 36 पर ग्रॉस के हिसाब से. 144 यूनिट्स आपने खरीदी 36 रुपीज की, तो एक यूनिट की प्राइस बन के आ जाती है 36 अपॉन 144. 12 3s are 36, 12 12s are 144.
दैट इज 1/4, बोले तो 25 पैसे का एक एग की प्राइस हो गई। 1/4 भी यूज कर सकते हो और 0.25 भी यूज कर सकते हो। ही सेल्स एग्स एट अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा अपने को आंसर भी पैसा में दे रखा है तो हम इसको 25 पैसे ही ले लेंगे, 25 पैसा। 12.5% का इसके ऊपर प्रॉफिट बनाया गया ऑन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर एग, ठीक है, तो 12.5 का मतलब हो जाएगा 12.5% ऑफ 25। This is equal to 8. This is equal to 8 threes are 24, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 fives are 40. So 3.25. पूरा आपके पास के अंदर 3.125। हाँ तो इसके अंदर ऐड करोगे ना, अच्छा अप्रोक्सीमेट पूछा ना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 प्लस 3.125 दैट इज इक्वल टू 28.125 पैसा। दैट इज 28 पर यूनिट पूछा गया, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर एग, तो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 28 रुपीज 28 पैसा। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। Next question, question number 40. A sold a table to B at a profit of 20%. B sold the same table to C for ₹75, thereby making a profit of 25%. Find the price at which A bought the table from X if it is known that X gained 25% in the transaction. बताइए solve करके आंसर क्या होगा। A sold a table to B at a profit of 20%. B की अभी अपने को वैल्यू नहीं पता है, लेकिन पता चल गया क्या कि B sold the same to C at ₹75, thereby making a profit of 25%. ऐसे क्वेश्चन अपने बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर खूब सारे देख लिए कि B की कॉस्टिंग अगर मुझे निकालनी है तो 75 रुपीज में बेचा है एंड इट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो B की कॉस्टिंग बन के आ जाती है, आ गया 100, 25 5, 25 4, 5 15, यानी कि बी की कॉस्टिंग बन के आ जाती है 60 रुपीज की। ये बी की कॉस्टिंग है। फाइंड द प्राइस एट विच ए बॉट द टेबल फ्रॉम एक्स इफ इट इज नोन दैट एक्स गेन्ड 25% इन द ट्रांजेक्शन। तो आपको एक्स की सेलिंग प्राइस बतानी है। तो एक्स ने कुछ भी प्रॉफिट कमाया, हमारे को एक्स के प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमसे पूछा गया फाइंड द प्राइस एट विच ए बॉट इट, ए की कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। और ए के बारे में पता क्या चल गया कि ए ने 20% का प्रॉफिट कमा के बेचा था फॉर ₹60। ये अपने बता दिया गया है, which means A की costing will be equal to 60 divided by it included a profit of 20%, यानी कि 1.20, that will give you what 50 rupees इसकी costing बन के आएगी। ऑप्शन नंबर सी will be marked as the answer। इसी में मान लो अगर क्वेश्चन के एडिशनली तुमसे पूछा होता कि एक्स की कॉस्टिंग बताओ, तो एक्स ने कितने में बेची, 50 रुपए में बेची ए को एंड इट इंक्लूडेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो एक्स की कॉस्टिंग हो जाती 50/1.25। ऐसे अपन ने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए बच्चों, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं अपन, जहां पे कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे रखा है और सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है, कॉस्टिंग पता लगानी है। तो 25 5, 25 4, 5 10 दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 40। उस कंडीशन के अंदर एक्स की कॉस्टिंग बन के आती 40 रुपीज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए की पूछिए तो अपन ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द answer to this question. Question number 41. A sold a table to B at a profit of 15%. Later on, B sold it back to A at a profit of 20%, thereby gaining 69 rupees. How much did A pay for the table originally? Again, आपको उसी तरीके के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे बात करनी है। B sold it back to A for a profit of 20%, thereby gaining ₹69। देखो गेन है 69 रुपीज का, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है, 69 रुपीज का गेन दे रखा है। तो 20% ऑफ बी's कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू बी इक्वल टू 69। तो बी की कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू 69 अपॉन 20 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5 9 5 45 एंड 9 5 6 30, 345 रुपए की बी की कॉस्टिंग थी, ठीक है। अभी क्या बोला है, ए सोल्ड अ टेबल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, 15%, यानी कि ये जो था 345 रुपीज में 15% का प्रॉफिट इंक्लूडेड था, विच मींस ए की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस दैट इज 1.15 ऑफ ए इज इक्वल टू 345
So A is equal to 345 upon 115 into 100. This is equal to 3. That is equal to 300 rupees. A की कॉस्टिंग, ए की ओरिजिनल कॉस्टिंग इज 300 रुपए. ठीक है. अगर अपने से पूछा जाता हाउ मच डिड ए पेड फॉर द हाउ मच डिड ए पेड फॉर द टेबल सेकंड टाइम, तो उस कंडीशन के अंदर 345 रुपए ये वाली बी की जो कॉस्टिंग थी, प्लस उसके अंदर 69 रुपीज उसका प्रॉफिट ऐड करते, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी 14. दिस इज इक्वल टू नहीं 11. दिस इज इक्वल टू 414 रुपीज उस कंडीशन में. बट यहाँ पे अपने से पूछा क्या गया खाली कि ए की ओरिजिनल कॉस्टिंग, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए will be marked as the answer to this question. Next question, question number 42. A dealer sold 2 TV sets for rupees 2400 each, gaining 20% on the one and losing 20% on the other set. Find his net gain or net loss. Absolute terms अंदर पूछा गया है, लेकिन कंडीशन हमने सीखी हुई है. दो commodities being sold at the same price एंड एक के ऊपर प्रॉफिट और एक के ऊपर लॉस परसेंटेज होता है, लेकिन वो बराबर है. ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा हमें पता है ओवरऑल लॉस ही होगा, और उस लॉस की परसेंटेज विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि प्रॉफिट या लॉस का क्या परसेंटेज था, अपॉन 100, विच इज इक्वल टू 4%. समझे क्या बात को? 4% का इसके अंदर लॉस था. अब ये 4% का लॉस जो है, तुम्हें बताना है कि लॉस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है. तो कैसे पता करोगे? ये 2400 की दो कमोडिटीज हुई, यानी कुल मिला के 4800 रुपीज में आपने कमोडिटीज को बेचा है, और 4% का लॉस खाने के बाद में बेचा है, यानी कि 0.96 ऑफ ओरिजिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू 4800, which means original costing will be equal to 4800 upon 96 into 100, which is again equal to 5000 rupees. यानी कि मेरी कॉस्टिंग ओवरऑल थी 5000 रुपए की, मैंने बेचा इस कमोडिटी को 4800 रुपीज के अंदर, विच मीन्स मेरे को यहाँ पे 200 रुपए का नेट लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर हो रहा है. ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. On selling tea for rupees 40 per kg, a loss of 10% is incurred. Calculate the amount of tea in kg sold if the total loss incurred is rupees 80. बताइए आंसर. 40 kg की कॉस्ट सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है, और लॉस इसमें इंक्लूडेड है कितने का? 10% का लॉस इंक्लूडेड है. ऑन सेलिंग अ टी फॉर रुपीज 40 kg per rupees 40 per kg, a loss of 10% is incurred, which means 0.90 of cost is equal to 40. तो कॉस्टिंग मेरी बन के आ जाती है पर केजी की 40 अपॉन 90 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 400/9. ये मेरी पर केजी की कॉस्टिंग है. अब हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टी इन केजी सोल्ड इफ द टोटल लॉस इज 80 रुपीज. तो हम क्या कह रहे हैं? 400/9, 400/9 का लॉस इनकर करते हो जब आप कितना बेचते हो? 1 kg बेचते हो. तो 1 रुपए का लॉस इनकर होता अगर 1 इंटू 9 अपॉन 400 बेचते तो. ठीक है, 1/400/9 दैट इज 1/9. बेसिकली क्या हुआ? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं. तो 1/9/400 इज नथिंग बट 1/400/9 इज नथिंग बट 9/400. अब हमसे पूछा है कि भाई साहब 80 रुपए का आपको लॉस इनकर करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 9/400 इंटू 80, राइट? दैट इज इक्वल टू 8 5s are 40 एंड दिस इज इक्वल टू 5. यहाँ पे 18 आना चाहिए था. 80 400/9 रुपीज ऑन सेलिंग अ टी 40 रुपीज पर केजी, लॉस ऑफ 10% इज इनकर्ड. ठीक है, तो कॉस्टिंग हमारे पास में आ जाती है 40. अरे भाई मैं 400 क्यों कर रहा हूँ इसको? 40/9 ही तो होगा. नहीं, अच्छा ठीक है, 40 और 100 तो यहाँ से जा चुका था ना, 0.90. ठीक है, फाइन. तो ये हमारे पास में 10 हो गया. 400/9 ये मेरी कॉस्टिंग आ जाती है एक का लॉस, एक की कॉस्टिंग. ठीक है, बिल्कुल.
ठीक है, अब अपने पास में, अच्छे तो कॉस्ट ना भाई, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी कॉस्ट है 400/9 की। ठीक है, 1 kg के ऊपर, तो अब अपने को 1 kg का लॉस कैसे पता चलेगा? दैट विल बी इक्वल टू 400/9 माइनस 40 पर केजी का लॉस, अपन देखेंगे अभी। सो दैट विल बी इक्वल टू 400 माइनस 360 होल अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 40/9। ये मेरा 1 kg का लॉस है, समझ गए? तो हम कह रहे हैं अब कि 40/9 का लॉस इनकर करते हो जब आप 1 kg बेचते हो, तो 1 रुपए का लॉस इनकर करने के लिए आपको बेचना पड़ेगा 9/40। तो 80 रुपीज का ओवरऑल लॉस इनकर करने के लिए आप बेचोगे 9/40 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 18 kgs। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A color TV and a VCP was sold for rupees 12,000 each। ठीक है, एक टीवी की प्राइस भी 12,000 और एक VCP की प्राइस भी 12,000। The TV was sold at a loss of 20%, whereas the VCP was sold at a gain of 20%. Find the gain or loss percent in the whole transaction। कर लिया ऐसे क्वेश्चन अपन ने। दो कमोडिटीज की सेम सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट एक के ऊपर प्रॉफिट है, दूसरे के ऊपर लॉस है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सेम है। ओवरऑल कंडीशन के अंदर यहाँ पे लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है? जो परसेंटेज दे रखी है अपॉन 100, उसका स्क्वायर इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 4% का लॉस होने वाला है। लेकिन इसने पूछा अगेन तुमसे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कुल मिला के कितने का माल बेचा है? 24,000 रुपए का माल बेचा है, 4% का नुकसान खाने के बाद में, यानी कि 0.96 ऑफ ओवरऑल कॉस्ट इज इक्वल टू 2400। सो दिस इज इक्वल टू 2400 अपॉन 96 इंटू 100। तो 2400, 24 4, ये 25, यानी कि 2500 रुपए। 2500 रुपए की अपने पास में, अरे 2500, नहीं नहीं, अरे दिस इज इक्वल 24,000। 96, नहीं 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 नहीं, क्या कर दिया मैंने? एक सेकंड एक सेकंड, दिस इज इक्वल टू कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू 24,000 है भाई, 24,000 अपॉन 96 इंटू 100। 24,000, 24 4, 4 25, यानी कि कुल मिला के 25,000 रुपए की कॉस्टिंग थी। उस कमोडिटी को तुमने बेचा कितने के अंदर? 12,000 रुपए की 2 यूनिट्स, यानी 24,000 रुपए में बेचा था तुमने। दिस वॉज योर कॉस्ट, दिस वॉज योर सेलिंग प्राइस, विच मीन्स टोटल लॉस इज इक्वल टू 1,000 रुपए का लॉस तुमने यहाँ पे इनकर किया। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1,000 रुपए का लॉस। नेक्स्ट, आज की इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अ मैन सेल्स a TV set for rupees 3450 and makes a profit of 15%. He sells another TV at a loss of 10%. If on the whole he neither gains nor loses, find the selling price on the second TV। देखो सिंपल सी बात कही इसने, बिल्कुल दुकानदार वाला दिमाग लगाना है। क्या करना है? 15% का मुनाफा कमाने के बाद में यू सोल्ड इट फॉर रुपीज 3450, यानी TV1 की जो कॉस्टिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू 3450 अपॉन 1.15, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के ऊपर वैल्यू बन के आ जाती है, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ ठीक है, 3,000 रुपए की मेरी कॉस्टिंग बन के आ गई। यानी तुमने प्रॉफिट कितना कमाया था एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर? 450 रुपए का तुमने प्रॉफिट बनाया था। दूसरे को जब बेचते हो, ही सेल्स अनदर टीवी एट द लॉस ऑफ 10%, तो उसके पास 450 रुपए का तुमने लॉस इनकर किया है, एंड दिस लॉस इज इक्वल टू व्हाट? 10%। 10% का लॉस था, तो 10% का लॉस, तो यानी कि मेरी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 450 अपॉन 10 इंटू 100, दैट विल गिव यू व्हाट? 4,500 रुपए का सेकंड टीवी की कॉस्टिंग है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड टीवी। ये मेरी कॉस्टिंग है, याद रखना, 4,500 रुपए कॉस्टिंग। तुमसे पूछिए इसकी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 4,500 रुपए की कॉस्ट में से 450 रुपए का लॉस तुम माइनस करोगे, विच मीन्स यू सोल्ड दिस टीवी फॉर 4,050 रुपए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात है?
इस एक्सरसाइज में अपने पास में बचते हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, वो अपन लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। इस वाली क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे।